इस तूफानी बारिश में कहीं बीच रास्ते में फंस जाने से भी बुरी चीजें हो सकती थीं। उदाहरण के लिए, मैं किसी पागल भालू से जान बचाकर भाग रही हो सकती थी, जो मुझे नोचकर अगले जन्म तक पहुंचा देना चाहता हो। या फिर मैं किसी अंधेरे बेसमेंट में कुर्सी से बंधी हुई हो सकती थी, जहां मुझे बारबी गर्ल गाना बार बार सुनाया जा रहा हो, इतना कि मैं अपना हाथ चबा जाऊं, लेकिन उस लाइन को दोबारा ना सुनूं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि चीजें और भी बुरी हो सकती थीं, इसका मतलब ये नहीं कि अभी सब कुछ ठीक था। रुको, पॉजिटिव सोचो, एक उबर आएगा अभी। मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर घूरते हुए खुद को समझाया, और गुस्से को अंदर ही रोक लिया जब ऐप ने फिर से वही पुराना जवाब दिया, आपकी राइड ढूंढी जा रही है, जैसा कि वो पिछले आधे घंटे से करता आ रहा था। अक्सर मैं इतनी परेशान नहीं होती, क्योंकि चलो, कम से कम फोन तो चल रहा है, और एक बस शेल्टर भी है जो मुझे इस तेज बारिश से कुछ हद तक बचा रहा है। लेकिन यश की फेयरवेल पार्टी 1 घंटे में शुरू होने वाली थी। मुझे अब भी बेकरी से उसका सरप्राइज केक लेना था, और जल्द ही अंधेरा भी हो जाएगा। मैं भले ही आधे गिलास को भरा मानने वाली इंसान हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं। कोई भी, खासकर एक कॉलेज की लड़की जिसे लड़ाई झगड़े की कोई ट्रेनिंग नहीं है, अकेले किसी वीरान जगह पर रात के वक्त नहीं फंसना चाहेगी। काश मैंने जूली के साथ सेल्फ डिफेंस क्लास ज्वाइन कर ली होती, जैसे वो चाहती थी। मैंने अपने सीमित विकल्पों के बारे में सोचना शुरू किया। यहां जो बस रुकती थी, वो वीकेंड पर नहीं चलती। मेरे ज्यादातर दोस्तों के पास कार नहीं है। ब्रिजेट के पास कार सर्विस है, लेकिन वो तो 7 बजे तक एम्बेसी के एक इवेंट में है। उबर तो काम कर नहीं रहा, और जब से बारिश शुरू हुई है, एक भी गाड़ी यहां से नहीं गुजरी। वैसे भी, मैं किसी अजनबी से लिफ्ट मांगने नहीं वाली। मैंने हॉरर मूवीज देख रखी है, शुक्रिया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, जो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में इंसान को वही करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता। मैंने अपने फोन में उस कॉन्टैक्ट को खोला, मन ही मन एक दुआ की, और कॉल बटन दबा दिया। 1 बेल, 2 बेल, 3, उठा लो प्लीज, या फिर नहीं भी उठाओ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि कौन सी सिचुएशन ज्यादा बुरी होगी, किसी सिरफिरे के हाथों मारी जाना या फिर अपने भाई से डील करना। वैसे भी, ये भी हो सकता है कि मेरा भाई खुद ही मुझे इस हाल में देखकर मार डाले, लेकिन उस बारे में बाद में सोचेंगे। क्या हुआ? उसका पहला शब्द सुनते ही मैंने मुंह बनाया। हेलो तो बोल लेते प्यारे भाई साहब, किस बात से लगा तुम्हें कि कुछ गड़बड़ है? यश ने जोर से सांस छोड़ते हुए कहा, तूने मुझे कॉल किया। तू कॉल तभी करती है जब कोई मुसीबत हो। ये बात सच थी। हम आमतौर पर मैसेज करते थे, और हमारी अपार्टमेंट्स एक दूसरे के बगल में थीं, जो मेरी मर्जी नहीं थी। वैसे तो बात करने की जरूरत ही कम पड़ती थी। मुसीबत नहीं कह सकते, मैंने धीरे से कहा। बस फंस गई हूं। आसपास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और उबर भी नहीं मिल रहा। हे भगवान आर्या, तू है कहाँ? मैंने उसे लोकेशन बताई। तू वहां कर क्या रही है? वो जगह तो कैंपस से 1 घंटे दूर है। इतनी बड़ी बात नहीं है, ड्रामा मत कर। मुझे एक एंगेजमेंट शूट के लिए जाना था, और वहां तक की ड्राइव 30 मिनट की है। ट्रैफिक हो तो 45। एक जोरदार बिजली कड़की, और पास के पेड़ों की डालियां हिल गईं। मैं चौंकी और शेल्टर के और अंदर सिमट गई। हालांकि उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। बारिश अब तिरछी होकर पड़ रही थी, और पानी की मोटी मोटी बूंदें मेरी स्किन से टकराकर चुभन पैदा कर रही थीं। उधर से कुछ खड़कने की आवाज आई, और फिर किसी की धीमी कराह सुनाई दी। मैं रुक गई। पूरी तरह से यकीन था कि मैंने कुछ गलत सुना है, लेकिन नहीं, वो फिर से सुनाई दिया। एक और कराहने की आवाज। मेरी आंखें डर से फैल गईं। क्या तुम अभी सेक्स कर रहे हो? मैंने फुसफुसाते हुए चीखा, हालांकि आसपास कोई और नहीं था। शूट पर निकलने से पहले जो सैंडविच मैंने जल्दी में खाया था, अब वो वापस ऊपर आने को तैयार था। इससे घिनौना कुछ नहीं हो सकता। दोबारा कह रही हूं, कुछ भी नहीं, जब आपको किसी अपने को उस मोमेंट में सुनना पड़ जाए। सोचकर ही उबकाई आने लगी। टेक्निकली नहीं, यश ने बिना किसी पछतावे के कहा। टेक्निकली शब्द ने यहां बहुत सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। कोई जीनियस नहीं होना था ये समझने के लिए कि यश के जवाब में बहुत कुछ छुपा हुआ था।
भले ही वो इंटरकोर्स नहीं कर रहा हो, लेकिन कुछ तो चल रहा था और मुझे उस कुछ के बारे में जानने की जरा भी इच्छा नहीं थी। यश चैन, हे, कॉल तो तुमने किया है। शायद उसने अपने फोन पर हाथ रख लिया था, क्योंकि अगली बातें मफल्ड होकर आईं। मैंने एक हल्की, नारी सी हंसी सुनी, फिर एक किलकारी, और उस पल मुझे अपने कान, अपनी आंखें, अपना दिमाग, सब कुछ धो डालने की जरूरत महसूस हुई। मेरे एक दोस्त ने कार ले ली है, आइस लेने के लिए, यश ने फिर से साफ आवाज में कहा। लेकिन टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। अपनी लोकेशन का पिन भेज दो और फोन पास ही रखना। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हारे बर्थडे पर पेपर स्प्रे दिया था? हाँ, याद है। थैंक यू फॉर दैट बाय द वे। मुझे तो एक नया कैमरा बैग चाहिए था, लेकिन यश ने मुझे पेपर स्प्रे का 8 पैक गिफ्ट कर दिया। मैंने आज तक उनमें से एक का भी इस्तेमाल नहीं किया, मतलब 7 बोतलें, उस एक को छोड़कर जो पर्स में रखी है, मेरी अलमारी के कोने में सजी धजी पड़ी है। मेरे तानों से उसका कुछ असर नहीं हुआ। एकदम स्ट्रेट ए प्री मेड स्टूडेंट होकर भी वो कभी कभी काफी भोला हो जाता है। यू आर वेलकम। वहीं रुकी रह, वो जल्दी आ जाएगा। तुम्हारे अंदर जो जीरो सेफ्टी सेंस है, उस पर बाद में बात करेंगे। मैं सेफ हूं? मैंने विरोध किया। क्या यही सही शब्द था? ये मेरी गलती नहीं है कि यहां कोई उबर नहीं। रुको, वो कौन? यश। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने कॉल काट दी थी। क्लासिक। जब जब मुझे उसकी बात का क्लियर जवाब चाहिए होता है, वो किसी न किसी बेड बड़ी के पास भाग जाता है। मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि उसने ज्यादा ड्रामा नहीं किया, जबकि यश ओवर प्रोटेक्टिव का दूसरा नाम है। द इंसिडेंट के बाद से उसने ये मान लिया था कि वो सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरा बॉडीगार्ड भी है। मैं उसे दोष नहीं देती। हमारा बचपन जितना गड़बड़ था, उतना ही मुझे बताया गया था, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उसका हर वक्त चिंता करना कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मैं बेंच पर साइड में बैठ गई और अपना बैग कसकर पकड़ लिया। फटी पुरानी लेदर की सतह से अपनी त्वचा को थोड़ी गर्माहट मिलने दी। जब तक कि वो रहस्यमयी वो आ न जाए, वो कोई भी हो सकता था। यश के पास दोस्तों की कोई कमी नहीं थी। वो हमेशा से मिस्टर पॉपुलर रहा है। हाई स्कूल में बास्केटबॉल प्लेयर, स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट और होमकमिंग किंग। कॉलेज में सिग्मा फ्रैटर्निटी का हिस्सा और कैंपस का हीरो। मैं उसका उल्टा थी। सीधे शब्दों में कहें तो अनपॉपुलर नहीं, लेकिन मैं लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती थी। बड़ी भीड़ की बजाय मुझे करीबी दोस्तों का छोटा ग्रुप ज्यादा अच्छा लगता था। जहां यश हर पार्टी की जान होता, वहीं मैं किसी कोने में बैठकर सपने देखती, उन जगहों के जहां मैं जाना चाहती थी, लेकिन शायद कभी नहीं जा पाऊंगी। कम से कम जब तक मेरी वो फोबिया मेरे रास्ते में खड़ी है, मेरी वो बेहूदी फोबिया। पता है सब दिमागी है, लेकिन महसूस पूरी तरह से शारीरिक होता है। मतली, तेज धड़कनें, वो डर जो हाथ पैरों को पत्थर बना दे। लेकिन पॉजिटिव साइड देखूं तो कम से कम मुझे बारिश से डर नहीं था। समुंदर, झीलें और स्विमिंग पूल्स से तो बचा जा सकता है, लेकिन बारिश से? सोचो, अगर उससे भी डर लगता तो? मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक उस छोटे से बस शेल्टर में सिमटी बैठी रही, अपने आप को कोसती हुई कि मैंने ग्रेसन्स की शूट के बाद मुझे ड्रॉप करने की पेशकश ठुकरा दी थी। मैं उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी और सोचा था उभर से निकल लूंगी, आधे घंटे में वापस थियर कैंपस पहुंच जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो कपल गया, आसमान खुल पड़ा। और अब देखो, मैं यहां हूं। अब अंधेरा होने लगा था। धीरे धीरे नीले और ग्रे रंग एक दूसरे में घुलने लगे, और दिल का एक कोना डर रहा था कि शायद वो आएगा ही नहीं। लेकिन यश ने कभी मुझे निराश नहीं किया था। अगर उसके किसी दोस्त ने मुझे लेने में चूक की, तो यकीन मानो अगली सुबह उसके पैरों पर प्लास्टर चढ़ा होगा। यश भले ही मेड स्टूडेंट हो, लेकिन जब बात मेरी सुरक्षा की आती थी, तो उसे हिंसा से जरा भी परहेज नहीं था। एक तेज हेडलाइट की किरण बारिश को चीरती हुई आई। मैंने आंखें मिचमिचाईं, दिल धड़क उठा। एक तरफ उम्मीद थी, तो दूसरी तरफ आशंका। क्या ये मेरी राइड है या कोई साइको किलर? इस हिस्से का मैरीलैंड आमतौर पर सुरक्षित था, लेकिन कभी कभी किस्मत धोखा दे देती है। जैसे ही मेरी आंखें रोशनी में एडजस्ट हुईं, मैंने राहत की सांस ली।
और फिर ठीक 2 सेकंड बाद फिर से सख्त हो गई। अच्छी बात। मैंने उस काले, चमचमाते एस्टन मार्टिन को पहचान लिया। ये यश के एक दोस्त की कार थी। मतलब आज की रात मेरी तस्वीर न्यूज़ हेडलाइन में नहीं छपेगी। बुरी बात, जो इंसान उस कार को चला रहा था, वो आखिरी इंसान था जिसे मैं देखना चाहती थी या जिससे मदद की उम्मीद करती। वो ऐसा लड़का नहीं था जो कहे, चलो, दोस्त की छोटी बहन मुश्किल में है, चलो मदद कर दूं। वो ऐसा था जो कहता, मेरी तरफ गलत नजर से देखोगी तो तुम्हारा सब कुछ जला दूंगा, इतनी खूबसूरती से कि तुम्हें जलते हुए भी समझ नहीं आएगा जब तक तुम उसकी राख में बदल न जाओ, मेरे टॉम फोर्ड के जूतों के पास। मैंने अपनी सूखी होठों पर जीभ फेरी। जैसे ही कार मेरे सामने रुकी और पैसेंजर विंडो धीरे से नीचे आई। बैठो अंदर। उसने अपनी आवाज नहीं ऊंची की, वो कभी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं साफ साफ सुन सकती थी, बारिश की आवाज के बीच भी। राजशेखर वोल्कोव एक ऐसा इंसान था जो खुद एक तूफान की तरह था, और मुझे यकीन था कि कभी कभी मौसम भी उसके सामने झुकता होगा। उम्मीद तो नहीं कर रही कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं? उसने पूछा, जब मैं अभी तक वहीं खड़ी थी। उसके लहजे में भी उतनी ही नाराजगी थी जितनी मेरे चेहरे पर झलक रही होगी। वाह, क्या जेंटलमैन है। मैंने होंठ भींचे और ताना मारने की इच्छा को रोका, फिर खुद को बेंच से उठाया और कार में बैठ गई। अंदर की महक एकदम ठंडी और महंगी थी, तेज परफ्यूम और बढ़िया इटालियन लेदर की। मेरे पास न तो टॉवल था, न ही कुछ ऐसा जिससे सीट ढक सकूं। बस यही दुआ की कि कहीं इस लग्जरी इंटीरियर का नुकसान न कर दूं। थैंक यू सो मच कि आप लेने आए। मैं सच में आपकी शुक्रगुजार हूं। मैंने बर्फ जैसी खामोशी को तोड़ने की कोशिश की और बुरी तरह असफल रही। राजशेखर ने कोई जवाब नहीं दिया, न ही मेरी तरफ देखा। जब वो मुड़ी तुड़ी फिसलन भरी सड़कों पर से कैंपस की ओर गाड़ी चलाता रहा। वो वैसे ही ड्राइव करता था जैसे चलता है, बोलता है और सांस लेता है। स्थिर, संयमित, लेकिन उसके अंदर छुपा एक खामोश खतरा हर पल ये इशारा देता रहता कि जो भी उसे टकराने की सोचता है, वो अपनी बर्बादी का खुद ही न्योता दे रहा है। वो यश के बिल्कुल उलट था, और मुझे आज भी इस बात पर हैरानी होती है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरी निजी राय, राजशेखर एक घमंडी झटका है। जरूर उसके पास अपने व्यवहार के पीछे कुछ गहरे कारण होंगे, कोई मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा जिसने उसे ऐसा संवेदनहीन रोबोट बना दिया हो। यश से मिली टुकड़ों टुकड़ों की बातों से इतना पता चला था कि राजशेखर का बचपन हमारे मुकाबले भी ज्यादा बर्बाद रहा था। हालांकि यश ने कभी पूरा सच मुझे बताया नहीं। बस इतना जानती थी कि राजशेखर के माता पिता की मौत तब हो गई थी जब वो बहुत छोटा था, और उन्होंने जो पैसा छोड़ा था उसे उसने 18 साल की उम्र में विरासत में पाकर 4 गुना कर दिया था। हालांकि सच कहूं तो उसे उस पैसों की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसने हाई स्कूल में ही एक फाइनेंशियल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बना लिया था, जिससे वो वोट देने की उम्र से पहले ही मल्टी मिलियनेयर बन चुका था। IQ 160। राजशेखर वोल्कोव एक जीनियस था, या कहें जीनियस के करीब। वो थेयर यूनिवर्सिटी के इतिहास में इकलौता इंसान था जिसने 5 साल के जॉइंट अंडरग्रेजुएट और MBA प्रोग्राम को 3 साल में पूरा कर लिया, और 26 साल की उम्र में वो देश की सबसे सफल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनियों में से एक का CEO था। वो एक लीजेंड था, और उसे ये पता भी था। वहीं दूसरी ओर मैं, आर्या, तो यही बड़ी बात लगती थी अगर मैं अपनी क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और 2 जॉब्स के बीच खाना खाना याद रख लूं। मैककैन गैलरी के फ्रंट डेस्क की शिफ्ट और फोटोग्राफी का मेरा साइड हसल, जो भी मुझे हायर कर ले मैं शूट कर देती थी। ग्रेजुएशन, एंगेजमेंट या किसी कुत्ते की बर्थडे पार्टी सब कर चुकी हूं। क्या तुम यश की पार्टी में आ रहे हो? मैंने एक बार फिर चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। ये खामोशी मेरी जान ले रही थी। राजशेखर और यश पिछले 8 सालों से बेस्ट फ्रेंड थे, जब से थेयर में उन्होंने 7 रूम शेयर किया था। उसके बाद से राजशेखर हर साल थैंक्सगिविंग और बाकी फेस्टिव छुट्टियों पर हमारे घर आता रहा। फिर भी मैं उसे जानती नहीं थी। हमारे बीच बातचीत बस यश से जुड़ी चीजों या डिनर टेबल पर आलू पास करने तक ही सीमित रहती थी। हाँ,
बस एक शब्द, ठीक है फिर। छोटा मोटा बात करना तो गया काम से। अब मेरा दिमाग उन 1000 चीजों की तरफ चला गया जो इस वीकेंड करनी थीं। ग्रेसन्स के शूट की फोटोज एडिट करना, वर्ल्ड यूथ फोटोग्राफी फेलोशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना और यश की पैकिंग में मदद करना। कसम से मैं केक के बारे में तो भूल ही गई थी। मैंने 2 हफ्ते पहले ही ऑर्डर किया था, क्योंकि क्रम्बल बेक से कुछ भी ऑर्डर करने के लिए कम से कम इतनी ही एडवांस बुकिंग जरूरी थी। वो यश की फेवरेट डिश थी, 3 लेयर वाला डार्क चॉकलेट केक, ऊपर फज की कोटिंग और अंदर चॉकलेट पुडिंग से भरा हुआ। वो सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही उसे खाता था, लेकिन क्योंकि इस बार वो पूरे 1 साल के लिए देश छोड़कर जा रहा था, मैंने सोचा इस बार वो अपना साल में 1 बार वाला नियम तोड़ ही सकता है। तो मैंने चेहरे पर सबसे बड़ी और सबसे चमकीली मुस्कान चिपका ली। गुस्सा मत होना, लेकिन हमें क्रम्बल बेक तक एक छोटा सा डिटूर लेना होगा। नहीं, हम वैसे ही लेट हैं। राजशेखर ने एक रेड लाइट पर गाड़ी रोक दी। हम अब फिर से सिविलाइजेशन में लौट आए थे और मैं बारिश से भीगी खिड़की के पार स्टारबक्स और पनेरा की धुंधली आकृतियां देख सकती थी। मेरी मुस्कान टस से मस नहीं हुई। बहुत छोटा डिटूर है, बस 15 मिनट लगेंगे अधिकतम। मुझे बस अंदर जाकर यश का केक उठाना है। तुझे याद है ना, उसका फेवरेट डेथ बाय चॉकलेट? वो पूरे 1 साल के लिए सेंट्रल अमेरिका जा रहा है, वहां सीबी नहीं है और वो 2 दिन में निकल रहा है। तो रुको। राजशेखर की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर कस गईं और मेरी पागल हार्मोनल दिमाग ने उस पल यह नोटिस किया कि उसकी उंगलियां कितनी खूबसूरत थीं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उसके पास खूबसूरत उंगलियां थीं। असल में उसके शरीर का हर हिस्सा एकदम परफेक्ट था। जेड ग्रीन आंखें जो गहरी भूरी भौहों के नीचे से ऐसे देखती थीं जैसे ग्लेशियर से निकले पत्थर हों। तेज नुकीला जबड़ा, खूबसूरती से तराशे गए गाल, पतला लेकिन फिट शरीर और वो घने भूरे बाल जो किसी मैगजीन फोटोशूट जैसे थोड़े बिखरे हुए, लेकिन फिर भी एकदम सलीके से। वो किसी इटालियन म्यूजियम की संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखता था, बस जिंदा। मुझे एक अजीब सी तलब हुई कि उसके बाल बिखेर दूं, वैसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे के करती हूं, बस इसलिए कि वो इतना परफेक्ट न लगे। लेकिन मैं अपनी जान नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपने हाथ गोद में ही टिकाए रखे। अगर मैं तुम्हें क्रम्बल बेक ले जाऊं तो क्या तुम चुप हो जाओगी? कोई शक नहीं, उसे अब पछतावा हो रहा होगा कि मुझे उठाया ही क्यों। मेरी मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगर तुम चाहो तो। उसके होंठ एक पतली सी लकीर में खिंच गए। ठीक है। आर्या 1, राजशेखर 0। जब हम बेकरी पहुंचे, मैंने सीट बेल्ट खोली और आधी गाड़ी से बाहर निकल ही रही थी कि राजशेखर ने मेरा हाथ पकड़कर वापस सीट पर खींच लिया। जैसा कि मैंने सोचा था, उसके छूने में ठंडापन नहीं था, बल्कि एक जलन थी जो मेरी त्वचा से होती हुई सीने के भीतर तक उतर गई। मैंने एक भारी सांस ली। बेकार के हार्मोन। क्या हुआ? हम वैसे ही लेट हैं और बेकरी भी बंद होने वाली है। तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकती। उसके होंठों के कोनों में हल्की सी नाराजगी दिखी। किस हालत में? मैंने हैरानी से पूछा। मैंने तो बस जीन्स और टी शर्ट पहनी थी, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। राजशेखर ने अपने सिर का इशारा मेरे सीने की ओर किया। मैंने नीचे देखा और एक डरावनी चीख मुंह से निकल गई, क्योंकि मेरी शर्ट सफेद, भीगी हुई, पूरी तरह से पारदर्शी, थोड़ी सी नहीं कि जैसे ध्यान से देखने पर ब्रा का हल्का सा निशान दिखे। ये तो सीधा सब कुछ दिखा रही थी। लाल लेस ब्रा, कड़े निपल्स, एयर कंडीशनिंग का शुक्रिया, पूरा पैकेज। मैंने अपने हाथ सीने पर क्रॉस कर ली और मेरा चेहरा मेरी ब्रा के रंग का हो गया। क्या ये पूरे टाइम ऐसा ही था? हाँ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी तो बताया। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उसका गला घोंट दूं। सच में। और मैं कोई वायलेंट इंसान नहीं हूं। मैं वही लड़की हूं जिसने श्रेक देखने के बाद सालों तक जिंजर ब्रेड मैन कुकीज नहीं खाई, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे मैं गिंजी के रिश्तेदारों को खा रही हूं, या उससे भी बुरा, खुद जिंजी को। लेकिन राजशेखर वोल्कोव के पास वो खास पावर थी जो मेरे अंदर का डार्क साइड जिंदा कर देता था।
मैंने गुस्से में एक तेज सांस छोड़ी और हाथ नीचे कर दिए। तभी उसका नजरिया दोबारा मेरे सीने की तरफ गया और मेरी लाली वापस आ गई। अब बस बहुत हो गया था। क्रम्बल बेक 10 मिनट में बंद होने वाला था और टाइम हाथ से निकल रहा था। शायद ये उस इंसान का असर था, या मौसम का, या 1.5 घंटे बस शेल्टर में भीगते हुए बैठने का। लेकिन अब सब्र टूट गया। अगर मेरी छातियों को घूरते रहने के बजाय तुम अपनी जैकेट उधार दे सको तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं ये केक लेकर आना चाहती हूँ और अपने भाई, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, को अच्छे से विदा करना चाहती हूँ, इससे पहले कि वो देश छोड़कर जाए। मेरे शब्द हवा में अटक गए और मैंने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, हैरान और शर्मिंदा। मैंने अभी अभी राजशेखर वोल्कोव के सामने छातियां कहा, उसे घूरने का आरोप लगाया और उसे झटका बुला दिया। हे भगवान, अगर अभी मुझे बिजली से झुलसा दो तो मैं नाराज नहीं होंगी। कसम। राजशेखर की आंखें हल्का सा संकरी हुईं। 8 साल में ये उसकी सबसे इमोशनल टॉप 5 रिएक्शंस में शामिल था। तो कुछ तो हासिल हुआ। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी छातियों को नहीं घूर रहा था, उसने कहा, और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर पर अटके बारिश के कतरे भी बर्फ में बदल सकते थे। तुम मेरी टाइप नहीं हो, इवन अगर तुम यश की बहन न होती तो भी। आउच। मुझे राजशेखर में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कोई भी लड़की इतनी आसानी से डिसमिस नहीं होना चाहती, चाहे सामने वाला कोई भी हो। जो भी हो, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। देखो, सीबी 2 मिनट में बंद हो जाएगा, बस अपनी जैकेट दे दो, मैं केक लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मैंने पहले ही ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, बस केक उठाना था। उसके जबड़े में एक मांसपेशी फड़कने लगी। मैं लाऊंगा, तुम गाड़ी से बाहर नहीं जा रही हो, जैकेट पहनकर भी नहीं। राजशेखर ने सीट के नीचे से एक छाता निकाला और एक ही मूवमेंट में गाड़ी से बाहर निकल गया। उसकी चाल किसी पैंथर जैसी थी, संयमित लेकिन जानलेवा। अगर चाहता तो रनवे मॉडलिंग से मालामाल हो सकता था। हालांकि मुझे शक है कि वो कभी ऐसा सस्ता काम करेगा। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो क्रम्बल बेक की सिग्नेचर गुलाबी और पुदीना हरी केक बॉक्स बगल में दबाए वापस आ गया। उसने केक मेरी गोद में फेंका, छाता मोड़ा और बिना कुछ बोले पार्किंग से बाहर गाड़ी निकाल ली। तुम कभी मुस्कुराते हो? मैंने पूछा, बॉक्स खोलकर चेक करते हुए कि ऑर्डर सही है या नहीं। बिल्कुल परफेक्ट। डेथ बाय चॉकलेट, रेडी टू डिलीवर। शायद इससे तुम्हारी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए। कौन सी कंडीशन? राजशेखर का टोन उबाऊ था। स्टिक अप डाइसाइटिस। मैं पहले ही उसे झटका कह चुकी थी, तो एक और ताना मार देने में क्या हरज? शायद मैंने गलत देखा, लेकिन मुझे लगा कि उसके होंठ थोड़े से हिले। फिर उसने एकदम बेजान आवाज में कहा, नहीं, वो कंडीशन क्रॉनिक है। मेरे हाथ थम गए, जबड़ा खुला का खुला रह गया। त, तुमने जो जो जोक मारा? अब ये बताओ कि तुम वहां बाहर भीग क्यों रही थी? राजशेखर ने मेरा सवाल टाल दिया और टॉपिक इतनी तेजी से बदला कि मुझे वाकई व्हिप्लैश हो गया। उसने जोक मारा था मेरे सामने। मैंने देखा अपनी आंखों से। फोटोशूट था क्लाइंट्स के साथ। लेक के पास एक बढ़िया लो, डिटेल्स रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे गले से एक गहरी कंट्रोल्ड गुर्राहट निकली। तुम यहां कर क्या रहे हो? तुम तो ड्राइवर टाइप भी नहीं लगते। मैं पास में ही था, और तुम यश की छोटी बहन हो। अगर तुम मर गई होती तो यश इतना बोरिंग हो जाता कि उससे मिलना मुश्किल हो जाता। उसने मेरी गली के सामने गाड़ी रोकी। बगल में, यानी यश के घर पर, रोशनी जगमगा रही थी। खिड़की से दिख रहा था लोग डांस कर रहे थे, हंस रहे थे। यश की पसंद कितनी घटिया है यार, मैंने गुस्से में कहा। मुझे नहीं समझ आता कि वो तुझमें क्या देखता है। दुआ करती हूं कि तेरे पिछवाड़े में जो लकड़ी की छड़ी है वो किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन को छेद दे। फिर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने अच्छे संस्कार दिए थे, मैंने एक ठंडी सी शुक्रिया गाड़ी छोड़ने के लिए कहा और बाहर निकल गई। बारिश अब बस हल्की सी बूंदाबांदी रह गई थी और हवा में भीगी मिट्टी और दरवाजे के पास लगे हाइड्रेंजिया की खुशबू थी। मैं अंदर जाकर नहाऊंगी, कपड़े बदलूंगी और फिर यश की पार्टी का बचा कुचा हिस्सा अटेंड कर लूंगी।
उम्मीद है वो मुझसे गुस्सा नहीं होगा कि मैं लेट हो गई या फंस गई, क्योंकि फिलहाल मैं बहस करने के मूड में नहीं हूं। मैं ज्यादा देर गुस्से में नहीं रह सकती, लेकिन इस वक्त मेरा खून उबाल खा रहा था और मैं राजशेखर वोल्कोव के चेहरे पर मुक्का मारना चाहती थी। वो इतना ठंडा, घमंडी और वही था। इंसान परेशान हो जाता है। शुक्र है कि मुझे उससे अक्सर नहीं मिलना पड़ता। यश अक्सर शहर में उससे मिलता है और राजशेखर तो वैसे भी थायर नहीं आता, भले ही वो वहीं से ग्रेजुएट हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अगर मुझे उससे साल में ज्यादा बार मिलना पड़े तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी।